हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सीएमए रोहित गुप्ता एंड अब हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 8 है आपका। अब तक आपने 7 लेक्चर पढ़ लिए हैं। स्टडी नोट 2 आपका चल रहा था। स्टडी नोट 2 में आपने लगभग बहुत सारा कोर्स जो इसका स्टडी नोट 2 का कंप्लीट कर लिया है। अभी हम सप्लाई पे थे। इसके आगे का जो पार्ट है वो इतना बड़ा नहीं है। इसमें आपका एक एग्जाम्शन जो है वो बड़ा है। बाकी सप्लाई हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब खत्म करने वाले हैं। स्टार्ट तो हमने कर दिया इसको, और आज जो हम सप्लाई का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। देन वी स्टार्ट करेंगे हम लोग की कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है, फिर लेवी इन कलेक्शन, कंपोजिट लेवी, एक एक करके धीरे धीरे करके चीजें सामने आएंगी। आपने मेरे 6 लेक्चर्स देखे होंगे। हमने उसके अंदर सप्लाई के बारे में बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, जैसे सेक्शन 7 जो कि पूरा सप्लाई के ऊपर बात करता है। सेक्शन 7 में हमने 2 पार्ट पढ़ा था, सेक्शन 7.1, सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.1 जो बात करता है वो कहता है सेक्शन 7 की सप्लाई क्या होता है। सेक्शन 7 कहता है सप्लाई व्हाट इंक्लूड्स, क्या होता है सप्लाई। और सेक्शन 7.2 कहता है कि नहीं, इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। सेक्शन 7.1 में 2 पार्ट था कि सप्लाई विद कंसीडरेशन होना चाहिए, बट विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई हो सकता है। देयर आर 4 पैराज इन शेड्यूल 1। 4 एक्टिविटीज ऐसी हैं, 4 पैरा ऐसे हैं जिसके अंदर विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई हो सकता है। हमने सप्लाई की एक बेसिक मीनिंग पढ़ी थी कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जैसे सेल, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लाइसेंस, अगर इनमें से कोई भी चीज आप अगर कर रहे हैं, मेड और एग्रीड टू बी मेड, यानी करें या करने की बात कर रहे हैं या करेंगे, पूरा कंसीडरेशन अगर कंसीडरेशन के लिए होगा तो वो सप्लाई होगा। इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर वो बिजनेस के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें ही हमने पार्ट बी पढ़ा था, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए अभी हमने पढ़ा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जो है वो कहता है कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तब आप अगर कंसीडरेशन के लिए तो विदाउट, यानी कि अगर विदाउट बिजनेस भी करते हैं, अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए भी अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर जीएसटी पाएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी हमसे बात करता था विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई होती है। हाँ, देयर आर 4 पैरास, 4 एक्टिविटीज जिसमें अगर आप विदाउट कंसीडरेशन भी करेंगे तो वो क्या होगा, सप्लाई होगा। फिर हमने बात की थी कि सेक्शन 7.2 क्या बात करेगा। सेक्शन 7.2 बात करेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसको हम सप्लाई नहीं बोलते हैं, जो नेगेटिव लिस्ट के अंदर आपका कवर होता है शेड्यूल 3 जिसके लिए है। हमने शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 कर लिया है। शेड्यूल 2 क्या है, पहले सेक्शन 7.1 डी होता था, यानी सेक्शन 7 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, जो रिमूव करके सेक्शन 7 क्लॉज 1 ए बनाया। इसके अंदर क्या है कि इस शेड्यूल के अंदर जो शेड्यूल 2 है इसके अंदर क्या करते हैं, सर्विसेज को या तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। तो उसकी क्लासिफिकेशन है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया, वो सिर्फ ये वाला पार्ट था जो 1.5 घंटे का लेक्चर था, और जिसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा कि कब किस एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और किस एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। क्योंकि सप्लाई है वो हमने सेक्शन 7.1 से पढ़ लिया, बट सेक्शन 7.1 ए से हमने पढ़ा कि वो सप्लाई गुड्स की है या वो सप्लाई सर्विसेज की है। आज जो हम पढ़ेंगे वो सेक्शन 7.2 पढ़ेंगे, जो ये कहता है कि सप्लाई कब नहीं होगी। इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। शेड्यूल 3 जो कि नेगेटिव लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट में जो चीजें आ जाएंगी वो सप्लाई आपकी नहीं होंगी। इसके अलावा वो सारी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर करता है, इसलिए इन द पब्लिक अथॉरिटी, एज अ पब्लिक अथॉरिटी अगर वो करता है, और अगर ऐसी एक्टिविटीज को जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देता है कि नहीं इसको सप्लाई नहीं बोलना है, तो वो सप्लाई नहीं होगा। देन हमारा सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 पे कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 बड़ा सिंपल सा, इसका कोई अलग से आपको कुछ ज्यादा डीप नहीं पड़ा। सिंपल सी बात कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी भी चीज को जो अब तक सप्लाई ऑफ गुड्स था और उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ना कह करके आज से वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलने लग जाएगी, या अगर कोई चीज अब तक सप्लाई ऑफ सर्विसेज थी तो अब उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ना बोल करके सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सकती है। यानी कि ये सेक्शन इसलिए है कि जीएसटी में क्या कहते हैं, जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल जो है वो रिकमेंड कर सकती है किसी चीज को जो अब तक आप उसको गुड्स बोलते थे उसको अब आपसे क्या बोलेंगे, सर्विसेज बोलेंगे। लेकिन ये मतलब एक वैलिड होना चाहिए कि हाँ वो गुड्स बोलते थे लेकिन वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता, गलती से गुड्स आ रहा था, अब उसको हमें सप्लाई बोलना है।
या वो मतलब अपने तरफ से उसको लगता है कि इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही बोलना है जो कि गुड्स नहीं है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज उसको बोल सकती है। यानी ये ट्रीटमेंट के ऊपर है जिसको आप जो, यानी कि अगर मैं बात करूं सेक्शन 7 से सेक्शन 3 जो है वो शेड्यूल 2 को ही फर्दर क्लासिफाई कर देगा। शेड्यूल 2 के अंदर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, अगर उस क्लासिफिकेशन को काउंसिल ठीक नहीं मानता तो उसको वो, अगर वो गुड्स है तो उसको सर्विसेज, अगर वो सर्विसेज है तो उसको गुड्स बोल सकता है वो। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बात करता है कि क्या सप्लाई नहीं होता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, और ये हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ तक जितनी भी चीजें हैं, एक काम की चीज कि मैंने सारी चीजें आपकी स्टडी नोट से पढ़ा रहा हूँ, ताकि एक एक एग्जांपल, एक एक पॉइंट, एक एक चीज मैं आपको स्टडी नोट से पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे साथ पढ़ेंगे। आपका सिलेबस दिसंबर तक तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यस जून 22 जो है आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा, और 100% जून 22 के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड क्या कहते हैं, सारा चीज आपके स्टडी नोट से है, तो ये आपको एक बहुत बेनिफिशियल होगा कि आपको क्या कहते हैं अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने स्टडी नोट कंप्लीट कर लिया तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये वाला पार्ट है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। किसको सप्लाई नहीं बोलेंगे? तो सीजीएसटी एक्ट जो है उसके अंदर ही सारी बातें लिखी है। एसजीएसटी एक्ट उसी सीजीएसटी एक्ट से बना हुआ, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक है। तो अगर स्टेट की गवर्नमेंट अगर कुछ उसमें चेंजेस करती है तो सीजीएसटी एक्ट ही लगभग पूरा कॉपी है, बट एसजीएसटी एक्ट के अंदर सब कुछ डिफरेंसेस है, और वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, पेमेंट, इन सब चीजों के ऊपर कुछ डिफरेंसेस है। बाकी जो लॉ है वो सेम है, पूरा का पूरा। कलेक्शन कैसे करना है, सप्लाई क्या, ये सब सेम कॉपीड है आपके एसजीएसटी एक्ट के अंदर। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 की। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 वो कहता है कि सप्लाई व्हाट एक्सक्लूड। सो क्या कहता है कि एनी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, कोई भी एक्टिविटी जो शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन है, नेगेटिव लिस्ट के अंदर मेंशन है, वो सारी क्या हो जाएंगी, आपकी सप्लाई नहीं होगी। ये सिंपल आपको याद करना है कि हाँ ये वाली एक्टिविटी होंगे ना तो ये सप्लाई नहीं होंगी। और ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी इंगेज होकर कर रहा है, और जीएसटी काउंसिल से रिकमेंड करा ले कि नहीं भी हम इस एक्टिविटीज को, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज को दे रहे हैं या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको आप सप्लाई नहीं बोलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 यानी कि नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट में कुछ बातें दी हुई हैं, जैसे सबसे पहली, इस चीज को सप्लाई नहीं बोला जाए। Services specified by employees to the employer in the course of or in relation to his employer। ठीक है, बड़ा सिंपल है भाई। एक एम्प्लॉय, देखो सप्लाई कब होती है, जो सर्विस देता है, जो गुड सप्लाई करता है उसको वो सप्लाई करता है, उसको जीएसटी पे करना है। अगर मैं कोई सामान बेचता हूं, मैं अगर कोई सामान आगे बेचता हूं, तो मैं सामने वाले से वो जीएसटी कलेक्ट करके आगे गवर्नमेंट को पे करता हूं। जबकि अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं, तो एम्प्लॉय जब एक कंपनी में जॉब करता है तो एम्प्लॉय सर्विसेज परफॉर्म करता है, तो वो तो एम्प्लॉयर से जीएसटी नहीं लेता यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसे अगर एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय तो सैलरी ले रहा है काम करने के लिए, यस इट इज अ सर्विस, बट ये एग्जाम्प्ट है। ये एग्जाम्प्ट भी नहीं, आप इसको बोलोगे ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ये सप्लाई के दायरे में ही नहीं है। तो दो चीजें होती है, एक होती है चीजें एग्जाम्प्ट कर देना। एग्जाम्प्ट करने का मतलब होता है कोई चीज पहले थी, हमने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया, हाँ ये हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर किसी चीज को हम डेफिनेशन में ही नहीं कवर करते हैं, सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो एम्प्लॉय जो सर्विसेज देता है एम्प्लॉयर को इन द रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो वो सप्लाई नहीं होता। बट ध्यान रहे, ध्यान रहे, समटाइम्स क्या होता है कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, और ये मिस्टर रोहित है, ये यहाँ पर क्या करते हैं, जॉब करते हैं। अब जो रोहित ने एबीसी लिमिटेड को क्या कहते हैं सर्विसेज दी, वो क्या हो जाएगी, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ठीक है, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, एबीसी लिमिटेड डायरेक्टली रोहित जैसे बंदे को हायर नहीं करती है, वो क्या करती है, प्लेसमेंट एजेंसी को हायर करती है, या फिर प्लेसमेंट कंपनी को हायर करती है। वो क्या करते हैं, अब एबीसी लिमिटेड अपना काम बोलती है कि तुम करोगे भाई, हमें नहीं मतलब है कि तुम्हारा बंदा कैसे काम करेगा, या तुम हमें बंदा सप्लाई कर दो। अब प्लेसमेंट रोहित को क्या करती है, हायर करती है। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है रोहित का, प्लेसमेंट कंपनी के साथ, लेकिन रोहित परफॉर्म कहां पे कर रहे हैं जॉब, एबीसी लिमिटेड में।
अब सवाल ये होता है पैसा मेन कौन दे रहा है? पैसा मेन आपका एबीसी लिमिटेड दे रहा है, लेकिन इस केस के अंदर एबीसी लिमिटेड रोहित को पैसा डायरेक्टली नहीं देता है। एबीसी लिमिटेड क्या करता है, ये पैसा प्लेसमेंट एजेंसी को देता है और प्लेसमेंट एजेंसी रोहित को पैसा देती है। तो यहाँ पर पहली जो डील हुई है वो एबीसी लिमिटेड और प्लेसमेंट एजेंसी के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो प्लेसमेंट एजेंसी ने एबीसी लिमिटेड को सर्विसेज दी बंदा सप्लाई करने की, यहाँ पर जीएसटी आएगा। ये आपका एग्जाम्प्ट नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी यहाँ पे एम्प्लॉय काम किया। अब रोहित जो फर्दर प्लेसमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहा है वो जॉब है, और जॉब है तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी कि फिर रोहित ने जो प्लेसमेंट एजेंसी के साथ काम किया वो सप्लाई नहीं है। तो जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होता है वहां पर सप्लाई नहीं होता, उसको सप्लाई नहीं बोलते हैं, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, पहला बड़ा क्लियर हो गया आपको अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो भी सर्विसेज देगा, कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो भी सर्विसेज देगा वो क्या हो जाएगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो मतलब उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो कोर्ट और सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी वो मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज परफॉर्म करता है वो भी आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सर्विसेज देता है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सर्विसेज देता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी बदले में पैसे मिलते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी जो सर्विसेज दी वो भी आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। चौथी, सर्विसेज बाय फ्यूनरल ब्यूरियल, और आपका क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसी जो मरने से रिलेटेड आपकी, यानी फ्यूनरल ब्यूरियल, ऐसी कोई चीजें होती हैं जो मतलब जलाना और दफनाना, या ऐसी कोई भी क्या कहते हैं एक्टिविटीज हो रही हैं, परफॉर्म हो रही हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, हम क्या बोलेंगे, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में कवर करेंगे। अगर आप किसी के फ्यूनरल पे जा रहे हो, वहां पर वो आपसे मतलब फ्यूनरल पे आपको पता है पैसे चार्ज होते हैं फ्यूनरल करने के लिए, तो वहां पर जो पैसे चार्ज होंगे वो आपकी सप्लाई के अंदर, मतलब उसे सप्लाई नहीं बोलेंगे, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। अब ये पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लैंड एंड बिल्डिंग की अगर सेल होगी तो वो सप्लाई नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर लैंड है तो लैंड तो सिंपल है कि वो सेल होता है। अब लैंड अगर सेल हो रहा है और लीज हो रहा है, अगर सेल के अलावा अदर देन सेल बोल दूं, कुछ भी हो रहा है, लीज ईजमेंट अगर कुछ भी हो रहा है, तो सेल तो आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, और लीज वगैरह आपका टैक्सेबल सप्लाई है। कई लोग कहते हैं कि लैंड से रिलेटेड अगर कोई एक्टिव होगी तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, ये गलत बात है। जीएसटी सिर्फ जब नहीं आएगा जब लैंड को सिर्फ आप सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर लैंड को लीज पे दे रहे हैं किसी को और बदले में लीज रेंटल लेते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। सेम अगर मैं बात करूं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग में तीन बातें आ जाती हैं। बिल्डिंग में तीन बातें आ जाती हैं। एक तो नॉर्मली कि अगर आप सेल कर रहे हैं बिल्डिंग का, अच्छा इसको भी दो दो हिस्सों में डिवाइड करो। एक सेल और एक लीज हो गया, ईजमेंट हो गया, अदर थिंग, ठीक है। अब अगर सेल कर रहे हैं तो इसमें दो बातें आ सकती हैं। भाई लीज वगैरह होगा तो जीएसटी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हमने बिल्डिंग की सेल में क्या पढ़ा था कि अगर जो फर्स्ट पेमेंट होती है, यानी कि जब आप दो केसेस में आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ता, कब, अगर एक फर्स्ट रेजिडेंसी वहां पे हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपको मिल गया है। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो आपको, अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। लेकिन अगर फर्स्ट रेजिडेंसी भी नहीं है और कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है तो क्या कहते हैं, आपका जीएसटी आ जाएगा। और अगर आपने 1 रुपए भी पहले दे दिया कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट से, भले ही आप 99.999% जो पेमेंट है वो आप आफ्टर कंप्लीशन कर रहे हैं, लेकिन अगर 1 रुपए की आपने उसको क्या कहते हैं बॉनी भी करा दी, उसको 1 रुपए सगुन के रूप में भी दे दिया,
तो फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि वो 1 रुपए भी आपकी प्रॉपर्टी का ही एक हिस्सा है, तो उसके अंदर पेमेंट में काउंट किया जाएगा, और वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट से भी पहले है और फर्स्ट रेजिडेंशियल से भी पहले है, तो यहाँ पर फिर जीएसटी आ जाएगा। तो नॉर्मली अगर बिल्डिंग की सेल हो रही है, और बिल्डिंग की सेल जब हो रही है जब उसमें पहले से कोई रेजिडेंसी है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, तो वहां पर सेल पे बिल्डिंग पे आपका जीएसटी नहीं आएगा, अदरवाइज जीएसटी आएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट था जो आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या बातें बताई अब तक आपको, मैंने 5 बातें बता दी। पहली कौन सी, कि एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है वो क्या कहते हैं, नॉन टैक्सेबल आपका क्या कहते हैं सप्लाई है। जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल सर्विसेज देता है वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो क्या कहते हैं सर्विसेज देता है वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। फ्यूनरल, ब्यूरियल, ऐसी अगर कोई चीजें होती हैं एक्सेट्रा, तो उससे भी रिलेटेड जो सर्विसेज है वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। बिल्डिंग की सेल और लैंड की अगर सेल हो रही है, लैंड की तो सिंपल अगर सेल हो रही है नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन बिल्डिंग की सेल में अगर सेल कब हो रही है, जब फर्स्ट रेजिडेंसी या कंप्लीट सर्टिफिकेट मिल गया, तब वो क्या कहते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, अदरवाइज वो सप्लाई है और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। छठा, बैटिंग गैम्बलिंग एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं, अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, अदर देन इनसे रिलेटेड छोड़कर, इनको छोड़कर, क्योंकि इनके ऊपर तो लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के जो स्टेट के एक्ट होते हैं वो इसके ऊपर लगते हैं, तो इसके ऊपर आपका जीएसटी, सॉरी सॉरी मिस हो गया, सॉरी, एक मिनट। कोई भी एक्शनेबल क्लेम जो होता है उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं आएगा, किसी भी एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, एक्सेप्ट लॉटिंग बैटिंग गैम्बलिंग, इसको अब इंक्लूड कर दिया है जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी पहले लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के ऊपर नहीं लगता था, बट अब लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी कवर कर दिया। तो इन 3 के अलावा अगर कोई एक्शनेबल क्लेम है तो वो क्या कहता है आपका एग्जाम्प्ट है। अब तक आपने 6 चीजें पढ़ी कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज दी वो एग्जाम्प्ट होती है, यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज देता है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सर्विसेज देता है, फ्यूनरल, ब्यूरियल पे जाते हो या उससे रिलेटेड कोई सर्विस देता है, वो आपकी क्या कहते हैं नॉन टैक्सेबल। लैंड और बिल्डिंग की सेल हो रही है वो नॉन टैक्सेबल। या एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटिंग बैटिंग गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ करके अगर कोई भी एक्शनेबल क्लेम है तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। अब तक तो यही थी, लेकिन बाद में क्या करा, अमेंडमेंट डाल करके 3 और बातों को क्या कहते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई में कवर किया गया, और आपको देखने पे भी लगेगा कि ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। कैसे, देखो, सबसे पहला, सप्लाई ऑफ अ गुड फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो बड़ा सिंपल सा कैसे कंसेप्ट है। ये अमेरिका है, ये आपका चाइना है, और ये ले लो ऐसे, और ये आपका इंडिया है। अब इंडिया में रहते हैं मिस्टर राम। मिस्टर राम ने अमेरिका में क्या करा, ऑर्डर करा, और मिस्टर राम ने चाइना में इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब माल जो है वो डायरेक्टली क्या हो गया, शिपमेंट कहां हो गई, चाइना हो गई, विदाउट एंटरिंग इनटू कहा, इंडिया में माल आए बगैर ही बाहर क्या हो गया, चाइना शिफ्ट हो गया, यानी इंडिया में तो नहीं आया। तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी गुड्स एक प्लेस, क्योंकि आपके लिए अमेरिका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है और चाइना भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अगर दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई गुड्स ट्रांसफर होता है विदाउट एंटरिंग सच गुड्स इनटू इंडिया, तो फिर क्या कहते हैं, उसको जीएसटी में कवर नहीं किया गया, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। सेम ऐसा ही, अब जब आप मान लो ये इंडिया है आपका, ऐसा होता है इंडिया। अब इस इंडिया के अंदर ये मान लो यहाँ पर ये गुजरात है आपका, गुजरात का पोर्ट है, गुजरात पोर्ट, ठीक है। जब भी मान लो यहाँ से आ रहा है आपका, मान लो ये अमेरिका है, अब अमेरिका से कोई सामान आ रहा है इंडिया, तो इंडिया में सामान आता है तो वो इंपोर्ट होता है। अब जरा समझना ध्यान से, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट दो चीजें हो सकती है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो सकता है और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो सकती है। सर्विसेज तो आपकी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो क्या है, जीएसटी आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो, समझना ध्यान से, आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी आती है, इंपोर्ट के ऊपर
कस्टम ड्यूटी आती है, ये बात ठीक है। लेकिन जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो ये तो सेल है, तो सेल के ऊपर क्या होगा, आपका जीएसटी आना चाहिए। हाँ, कस्टम ड्यूटी में भी जीएसटी आती है, सही बात है, कस्टम ड्यूटी में भी जीएसटी आती है, लेकिन वो कस्टम एक्ट के हिसाब से ही चार्ज करते हैं, और वो जीएसटी नहीं है। वो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर आप इंडिया में कोई सामान परचेज करते हैं तो इंडिया इंडिया अब जैसे अगर मान लो पैसा इंडिया से जा रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ जब आप कोई सामान खरीदते हो, तो वहां पे वो बात की चीजें वो हमें हमारे काम की अभी नहीं है, जब वो हमारे काम की आएगी मैं उसे भी समझाऊंगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट समझना। अब इंडिया में जब आता है तो इंडिया में वो कस्टम पोर्ट पे आता है। अब पोर्ट के बाद उसको क्या कराया जाता है, क्लियर कराया जाता है। एक बार जब पोर्ट से क्लियर होता है तभी उसको इंपोर्टेशन माना जाता है, तभी वो इंपोर्ट होगा कंप्लीट। अब पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर कि अमेरिका से ये गुड्स आया, वो पोर्ट पे आया, पोर्ट से कहां पे चला गया, वेयर हाउस में चला गया। पोर्ट से कहां चला गया, वेयर हाउस में चला गया। अब वेयर हाउस से, अब जरा समझना, वेयर हाउस में गया नहीं कि क्लियर नहीं हुआ, अब वेयर हाउस से ही मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, सेल कर दिया। अगर मैं बात करूं इस केस में और इस केस में, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। पहले वाले केस में वो इंडिया के बॉर्डर में नहीं आया था। अच्छा, इंपोर्ट कब होता है, इंपोर्ट जब होता है जब वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लेता है, और उसके बाद उसका क्या करते हैं हम लोग, उसको क्लियर करा लेते हैं। जब वो इंडिया के गुड्स मतलब इंडिया के प्लेस पे वो रीच कर जाता है, जब तक वो वेयर हाउस में है, जब तक उसको इंडिया के प्लेस पे नहीं माना जाता। अब क्योंकि यहीं से आपने वेयर हाउस सेल कर दी, इसको बोलते हैं वेयर हाउस सेल। आपने इंपोर्ट नहीं कंप्लीट किया, बगैर इंपोर्ट के अगर आपने सेल कर दिया, तो उस केस, इस वाले केस नंबर इसमें और केस नंबर इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं रहा। बस इसके अंदर ये कि इंडिया में आया ही नहीं, इसमें इंडिया में आया लेकिन वो इंडिया के टेरिटोरियल बॉर्डर पर टच नहीं हुआ, माना ये जाता है, क्योंकि आपने उसको क्लियर नहीं कराया। तो क्लियर नहीं कराया तो आप डायरेक्टली अगर आपने वेयर हाउस सेल कर दी तो भी आपका सप्लाई नहीं काउंट किया जाएगा, और ऐसी सप्लाई के ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करना। तो दो बातें आपकी क्लियर हो गई। First, supply of a goods from a place in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory, ये आपका पॉइंट नंबर 7 है। और पॉइंट नंबर 8 का फर्स्ट हमने पढ़ा कि अगर आप वेयर हाउस गुड्स सोल्ड कर देते बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, आपने होम कंजप्शन के लिए तो अभी क्लियर ही नहीं कराया। अगर आपने गुड्स को क्लियर ही नहीं कराया तो वो इंडिया में इंपोर्टेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ, यानी कि बगैर इंपोर्ट के आपने बाहर बेच दिया, बाहर से बाहर बेच दिया, तो इसको भी सप्लाई नहीं कहेंगे। तीसरा, supply of a goods by the consignee to any other person by endorsement of a document of the title of the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption। ये भी सेम ही है, ये भी सेम है। इसमें क्या हुआ, देखो ये भी सेम ही है, तीनों केस एक जैसे ही है। फिर आपका अमेरिका से गुड्स आ रहा है, ये आपका इंडिया है मान लो। अब ये जो इंडिया है, भाई सही नहीं बना पिक्चर के लिए, आप लोग वो मत करना, क्योंकि इतना क्लियर पिक्चर नहीं बना पाएंगे। तो ये अमेरिका है, यहां से माल आ रहा है, यहां से माल मिस्टर राम ने ऑर्डर किया था। मिस्टर राम ने क्या करा, यहां गुड्स को पहुंचने से पहले ही, बिफोर डिस्पैच, उन्होंने क्या करा, ये सेल कर दिया, सेल ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मालिकाना हक किसको बेच दिया, मिस्टर रोहित को। अब आगे रोहित क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन यहां पर राम ने क्या करा, सेल कर दिया रोहित को, तो ये भी आपका सप्लाई नहीं है, क्योंकि यहां पर भी बगैर पहुंचे इंडिया के अंदर आया ही नहीं। तो जब विदाउट इंडिया, जब उसकी क्या कहते हैं, अभी इंडिया में माल ही नहीं आया, तो इंडिया से सेल ही नहीं मानी जाएगी, और जब सेल ही नहीं है तो फिर वो आपका जीएसटी भी उस पर कवर नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल से तीन कंसेप्ट थे, जो कि आपके जाहिर सी बात है, जब कोई चीज इंडिया में